आज हम लोग एक B2B टेक्नोलॉजी कंपनी को कवर करेंगे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिजनेस में है एंड सब कुछ टेक एनेबल्ड है इनका। तो ये लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में समझ लो आप सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, रॉड हो गया, मे बी टाइल्स वगैरह हो गया, केमिकल वगैरह, जो भी सब कुछ A to Z ये लोग चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मुझे लगा, तो मैं सोचा कि आपके संग शेयर कर देता हूँ। कंपनी का नाम है एरिस इंफ्रा सोल्यूशन। आज हम लोग थोड़ा अलग फॉर्मेट में वीडियो बनाएंगे। हमेशा मैं सिर्फ नंबर्स बताता हूँ, तो क्या होता है ना, बहुत लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो प्लान है कि आज स्क्रीन शेयर करके सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा आज, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो कंपनी का नाम है अपना एरिस इंफ्रा सोल्यूशन, ठीक है। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना, हो सकता है इसमें चार्ट्स वगैरह दिख जाए स्क्रॉल करते करते, बट हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, हम लोग को बिजनेस समझना है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी है B2B टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंपनी। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के काम में है। इसका अगर पीपीटी खोलेंगे ना तो ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंगली समझ आएगा। ये है पीपीटी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल बेचते हैं। जैसे अभी क्या ना, पूरा इंडिया में सैंड वगैरह ले लो, क्रस्टोन ले लो, ये सब 80% अनऑर्गेनाइज्ड है। वॉल सोल्यूशंस हो गया, ब्रिक्स, ईट पत्थर वगैरह 87% अनऑर्गेनाइज है। तो सारे ग्रे पार्ट्स ना अनऑर्गेनाइज है। कंक्रीट हो गया वो अनऑर्गेनाइज है। स्टील तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, बड़े बड़े कंपनीज है। सीमेंट सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, राइट। तो ये सारे जो गैप्स होते हैं ना, इसको ये काइंड ऑफ फिल करना चाह रहे हैं एक ही अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। मल्टीपल वेंडर्स हैं इनके पास, करीब करीब 2000 वेंडर्स है। नीचे अगर आप जाओगे तो अपने को वेंडर्स भी दिख जाएगा। इन्होंने कहीं बताया कि वेंडर्स इनके 2000 वेंडर्स हैं, ये 3000 इनके पास क्या बोलते हैं कस्टमर्स है बेचने के लिए। एंड पीपीटी से ही हम लोग को पूरा बिजनेस समझ आ जाएगा। बता रहे कि 1 मिलियन करीब फ्रैगमेंटेड वेंडर्स है। ये लोग सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आता है। दिक्कतें क्या क्या आती है, टेक्नोलॉजी लेयर कहीं पे भी नहीं रहता है, फिर ब्रोकन वर्किंग कैपिटल रहता है। तो होता है क्या है कि जब माल बेचते हैं, मतलब कोई भी सप्लायर बेचता है माल को, तो जो रिसीवर है, जो खरीद रहा है, वो बोलता है कि 10 दिन बाद दूंगा पैसा, 10 दिन 15 दिन बाद आएगा। डॉक्यूमेंटेशन का इशू होता है, सब पेपर वर्क नॉर्मल रहता है। तो वो सारे गैप को ये कंपनी काइंड ऑफ कवर करना चाहिए अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, ये लोग मल्टीपल वेंडर के संग सोर्स करते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि क्या होगा ना, 1000 वेंडर आएंगे तो कोई अलग प्राइस देगा, कोई बोलेगा 10 रुपये का है, कोई बोलेगा 11 रुपये का। तो प्राइस डिस्कवरी अच्छे से हो जाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस रहेगी, क्योंकि ये रिनाउंड है, ये सब कुछ टेक के थ्रू कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशन भी, आप कॉन कॉल में हम लोग जब आएंगे ना, तो कॉन कॉल में ही बता रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अंदर 1 मिनट हो जाते हैं। AI एनेबल्ड सब कुछ है, चेक्स हो जाती है, सब कुछ इन्वॉइसेस जनरेट हो जाती है, और ट्रस्टेड सप्लायर भी है, टाइमली भी। और इस सब का मेन पार्ट क्या है ना, ये सब में डेटा रहता है। तो डेटा से ये लोग को प्रेडिक्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और एंड टू एंड एग्जीक्यूशन भी ये लोग कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, फास्ट एंड टर्न अराउंड होता है, डिजिटलाइजेशन होता है, जो जैसे मैंने बताया, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है। जो भी कस्टमर्स से ये लोग ले रहे हैं, जो भी इनके वेंडर्स उससे ले रहे हैं, एंड बहुत लोगों के पास जा सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यही है ना कि आप मल्टीपल लोगों के थ्रू लेके मल्टीपल लोगों को बेच भी सकते हो। तो मतलब एक काइंड ऑफ लेवरेज वाला सिचुएशन हो जाता है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बिजनेस हो जाता है। तो ये बिजनेस मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेकरिंग भी है। क्योंकि एक बार कस्टमर आपसे ले लिया ना, एक बार ट्रस्ट बैठ गया, एक बार चीज़ें अच्छी लगी, तो नेटवर्क इफेक्ट बनता है, आप बार बार उसी से लोगे। एंड काफ़ी छोटी कंपनी, आप देखोगे ना, इसका ईयरली क्या बोलते हैं, सेल भी 1000 करोड़ का है। तो इट हैज़ जस्ट गॉट स्टार्टेड। आप देखो सेल्स की ग्रोथ भी ईयर ओवर ईयर कितनी 40% की आई है। एंड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 10x से हुई है। क्यों? कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्यों मिला है, 7 से 9% का अपना EBITDA का मार्जिन का जंप आया। इसके ऊपर भी डिस्कशन चलेगा। लेटेस्ट क्वार्टर भी अगर देखा जाए तो 340 करोड़ की सेल की है, 55% से ग्रोथ आई है। लास्ट 2 क्वार्टर से ग्रोथ अच्छी आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब करीब ईयर ओवर ईयर काफ़ी अच्छी बढ़ी है। तो यही मोटा मोटी है इनका बिजनेस मॉडल। बाकी पूरा थोड़ा सा और देख लेते हैं। बिजनेस में लोग क्या करते हैं, वही जैसे मैंने बताया, नेटवर्क कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जैसे जैसे ज़्यादा वेंडर आएंगे, बेटर प्राइसेस मिलेंगी, वैसे ही वैसे मोर क्लाइंट्स आएंगे, स्ट्रॉन्गर टर्म्स होंगे, मोर डेटा, मोर स्मार्ट डिसीजंस होते जाएगा। यहाँ पे ये आप देखो, जैसे जैसे ना अब लोग खरीदते जाते हैं, डेटा आते रहता है, प्रेडिक्टिबिलिटी भी बनती है, एंड अकॉर्डिंगली वो माल भी सोर्स कर पाते हैं। तो ये 50% ऑफ द इनका बिजनेस है कि ये ट्रेडिंग वाला टाइप हो जाता है कि वेंडर को ऑनबोर्ड कराते हैं, जिनको खरीदना उनके थ्रू खरीदवा लो। इसमें इनका ना EBITDA मार्जिन आई थिंक 2-3% का होता है। ये 45 से 50% ऑफ द बिजनेस हो जाता है। एंड बाकी बिजनेस में इनका आ जाता है 45% में। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। क्या करते हैं ना, दूसरे जो भी सामान बनाते हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, उनके संग ये क्या करते हैं ना, पैसे देके 4-5 साल के लिए अपना रिजर्व कर लेते हैं कि आप मेरे लिए ही बनाइए, मैं ही माल बेचूंगा। सिंस इनके पास ऑलरेडी एक डेटा है सब कुछ खरीदने का, क्या क्या लोग खरीदे रहे हैं, अकॉर्डिंगली वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं, डेवलपर को बेच देते हैं, और बाकी 10% रेवेन्यू आता है डेवलपर एज अ सर्विस है। ये सारे कॉन कॉल में वापस से मैं रिफ्रेशर दे दूंगा। एंड उसमें इनकी मार्जिन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एसेट लाइट मॉडल है, क्योंकि इनका कुछ लग नहीं रहा, हैवी कैपेक्स कुछ है नहीं, इन्वेंट्री ओनरशिप है नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, डिजिटलाइजेशन भी है। तो काइंड ऑफ एक
समझ लो ऑपरेटिंग लेवरेज वाला मॉडल है, काफ़ी मज़ेदार मॉडल है। रिपीट रेट देखोगे तो कितना शानदार है, 78-80% का रिपीट रेट है। जैसे मैंने बताया 2000 करीब वेंडर है, 3000 कस्टमर्स है। सो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और रिजर्व कैपेसिटी जो आपको दिख रही है ना, अब मैंने ऊपर क्या बोला कि यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल है यहाँ पे, राइट, हैवी कैपेक्स नहीं है, बट अपने को दिख क्या रहा है यहाँ पे कैपेसिटी है। तो ये कैपेसिटी क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, ये दूसरे से करवाते हैं। तो उसलिए ही वही बता रहे हैं, रिजर्व कैपेसिटी है जो हम लोग को मिल जाती है बाकी लोग से करवा के, यहीं पे जो 10 प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। तो ये मोस्टली है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज भी इनका 66 डेज है, ये आई थिंक 120 डेज़ के रेंज में था। तो मोटा मोटी यही है। पीपीटी को अलग से अच्छे से जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एक दो चीज़ है कि यहाँ पे जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है मोस्टली महाराष्ट्र में, तो एक काइंड ऑफ चीज़ हो जाता है जो मार्केट को थोड़ा सा कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं लगता, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो कॉन कॉल पे जम कर जाते हैं क्योंकि उसमें मेन इंसाइट मिलेगा, और मैंने ऑलरेडी सब कुछ मार्क करके रखा आपके लिए। तो कंपनी क्या बता रही है ना, कंपनी काइंड ऑफ 3 चीज़ में काम करती है। ये बता रही है कि हाईली फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड है। मतलब क्या है ना, सब कुछ जो भी सामान बिकती है सब कुछ फ्रेगमेंटेड बिकती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ठीक से वगैरह है नहीं। एंड एरिस क्या कर रहा है, इसको सॉल्व कर रहा है अच्छे से यूजिंग डेटा इंटेलिजेंट डिसिप्लिन ऑपरेशन। एंड 3000 कस्टमर्स हैं, 2000 वेंडर्स है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ये 3 वे में ऑपरेट करती है, 3 इनका बिजनेस मॉडल है। पहला कि ये B2B सप्लाई करती है, जो कि एक एंट्री पॉइंट एक्ट करता है ये पूरे नेटवर्क में। एंड इसमें क्या होता है ना कि कस्टमर्स के संग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, ट्रांजेक्शन स्केल्स पे होता है, प्राइसिंग इंटेलिजेंस मिलती है, डीपर कस्टमर एंगेजमेंट होता है ना। 78% तो रिपीट रेट है ही इनका, एंड ये करीब करीब 45% ऑफ द रेवेन्यू अपना क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सेकंड आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो पीपीटी में, जिसमें लिखा हुआ था कि 10 प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 9 मिलियन यूनिट्स मेट्रिक टन यूनिट्स का काइंड ऑफ इनका कैपेसिटी रिजर्व है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिक्योर कर देते हैं कैपेसिटी थ्रू एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। पैसे दे देते हैं कि आप लोग इतने पैसे रखो एंड 4-5 साल तक आपको इतना माल मेरे बनाना है, मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा। सिंस इनके पास ऑलरेडी बाकी डेटा है तो उनको प्रेडिक्टिबिलिटी भी मिलती है किस टाइप की रेवेन्यू आएगी। इस सेगमेंट से इनका 47% रेवेन्यू आता है। एंड कैपेसिटी जैसे जैसे यूटिलाइज हो रहा है वैसे वैसे इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज भी किकिंग हो रही है। नंबर्स पे वापस आएंगे तो पता चल जाएगा अपने आपको। एंड काफ़ी एसेट लाइट है, बस पैसे इन्होंने दिया एंड माल मिलते जाएगा। इनका कुछ मशीनरी कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट ये सब कुछ नहीं लगता है। एंड थर्ड है सेगमेंट जो कि डेवलपर एज अ सर्विस होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्जिन एसेटिव होता है। तो यहाँ पे करीब करीब अगर बोला जाए तो ये वाले सेगमेंट में सॉरी सॉरी ये वाले सेगमेंट में 2 से 3% मार्जिन होता है अपना, जिसमें 47-45% ऑफ द रेवेन्यू है। ये वाले सेगमेंट में आई थिंक 9-10% करीब होगा, एंड ये वाले सेगमेंट में 50 से 60% है। ये अपने पीपीटी में भी करीब करीब देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। 55% अपने को पीपीटी में भी इबिटा लेवल वाइज पे दिख जाएगी, नीचे में जाके स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ मैं। चलिए इबिटा तो बाद में भी देख लेंगे अपने, इस पे आगे आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो डेवलपर एज अ सर्विस ये तो अपना हो गया। फिर उसके बाद हायर मार्जिन मिलता है डेवलपर एज अ सर्विस में। तो अब ये बताने कि वाई इज इंपॉर्टेंट टू 3 सेगमेंट्स, क्योंकि ये सारे इंटर कनेक्टेड है एक साथ। क्या होता है ना कि B2B जो सप्लाई है वो बिल्डर रिलेशनशिप मेंटेन करता है, नेटवर्क डेंसिटी बनाने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है ना, वो सप्लाई और प्रोडक्ट सप्लाई कंट्रोल देता है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी देता है। तो हम लोग को इसमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है, 2 से 3% पहले वाले मिलता है, दूसरे में आई थिंक 9-10-11% मिलता है। और जो डैश एज अ सर्विस है, डेवलपर एज अ सर्विस, उसमें मोस्टली करीब करीब काइंड ऑफ क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है। इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग दूसरे के लिए फंडिंग करवा देंगे, मैन पावर ला देंगे, पूरा बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, A to Z चीज़ें करा देंगे, डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे। तो ये सब चीज़ें करते हैं। इससे क्या होता है ना, कस्टमर स्टिकीनेस भी हो जाती है। तो फिर एक बार कस्टमर बैठ जाता है ना, वो चाहता है कि सारी सब कुछ एंड टू एंड चीज़ें ये सभी संभालें। तो ये मोटा मोटी इनका बिजनेस है। ये लोग बता रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो क्वार्टरली नंबर्स पे अगर हम लोग वापस आएंगे, 343 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, करीब करीब 22 करोड़ की प्रॉफिट की है। वही यहाँ पे ये काइंड ऑफ मेंशन कर रहे हैं कि इबिटा ऑलमोस्ट डबल हो गया अपना, 100 करोड़ आ गया। इबिटा अपना ऑलमोस्ट डबल 200% से बढ़ गया। इबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है, 22 करोड़ की प्रॉफिट आई है। एंड कंपेयर टू अ लॉस इन द क्वार्टर इन द लास्ट ईयर काइंड ऑफ थिंग, वो प्रॉफिट आ गई थी क्योंकि वन टाइम काइंड ऑफ एक एक्सपेंडिचर आ गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि इनका ना वर्किंग कैपिटल डेज 66 डेज हो गया फ्रॉम 110 डेज। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है ना, इससे एक पता भी चलता है कि मॉडल इंप्रूव हो रहा है, लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल में पैसे अगर फंस रहे हैं तो क्या होता है ना कि आपको ग्रो करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी ऑलमोस्ट हाफ हो गया, तो इससे समझ आ रहा है कि ना इनके प्रोडक्ट की डिमांड है और ये लोग अच्छा से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पैसे को काइंड ऑफ मैनेज कर पा रहे हैं। समवेयर नियर नीचे में ये लोग ने मेंशन भी किया है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ व्हाट डू से
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो क्या होता है कि पैसे हो सकता है लेट आए, पैसे हो सकता है ज़्यादा देरी से आए कस्टमर से, तो उसके बीच में फंड करने के लिए उनको पैसे लगते हैं, तो वही बोल रहे हैं। वैल्यू ग्रोथ में ये बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो उनका ईयर ओवर ईयर 169% बढ़ गया, जो कि 47% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। वॉल्यूम 91% बढ़ी है, तो अब सोचो वॉल्यूम 91% बढ़ी है लेकिन रेवेन्यू ग्रो हो गया 170%, तो वैल्यू ग्रोथ बढ़ी होगी, मतलब महंगे माल बिके होंगे। तो इससे भी एक चीज़ पता चलता है कि ओवरऑल चीज़ें ओवरऑल अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 50% हो गई है विथ रेस्पेक्ट टू 39%। सो इसी की वजह से ना आपको दिख रहा होगा कि एसेट लाइट मॉडल है, टेक मॉडल है, फिर ऊपर से इनको विजिबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी या डेटा यूज़ करते हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ी है, तो अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ना ही है, वही काइंड ऑफ एविडेंट भी दिख रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने अपना खुद का एक नया प्रोडक्ट भी निकाला है जो कि एस्पॉल्ट करके है। इसके ऊपर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाता हूँ, बट ये रोड्स वगैरह में यूज़ आता है। इसमें ये बता रहे थे कि ये थोड़ा सा मैन पावर हैवी काइंड ऑफ वर्क है, तो इसमें ये लोग 30 करोड़ का काइंड ऑफ रेवेन्यू Q4 में जनरेट किए हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, 343 करोड़ से आए थे पूरे साल भर में, उसका करीब करीब 7-8% बनता है ये, तो वो इससे आ रहा है। एंड इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है मार्केट में, लोग बता रहे हैं। एंड ओवरऑल चीज़ें अच्छी है, डैश में भी ये बता रहे हैं ओवरऑल सब कुछ अच्छी है, 264% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। बट डैश को मैं एज 10% रेवेन्यू को मैं ऐसा नहीं लेकर चलूँगा कि ये ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, बट हाँ काफ़ी मार्जिन एसर्टिव है। मोस्टली मेरे को जितना भी दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही मेन गेम होगा, जिसमें अपने को काइंड ऑफ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, राइट। तो ये अपना ओवरऑल हो गया। क्वेश्चन आंसर अगर करने हम लोग घुसेंगे इसमें, तो ये किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया था कि भाई 3 से 4-5 साल में अपने को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का क्या सीन दिख रहा है और कैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो सकता है, क्या कैसे अपना क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से वॉलेट शेयर बढ़ सकता है, या बोल सकते हो टोटल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आ सकता है। तो अभी 47% थी जैसे हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था, ये लोग बता रहे हैं 50 से 60%, 55 से 60% बढ़ जाएगी। एंड इसमें क्या है ना कि मार्जिन्स में काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये भी बढ़ जाएगी। और अपनी डैश सर्विस 9% की थी तो 10 से 11 हो जाएगी। तो ओवरऑल बोलने का मतलब है ना, जो ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस है पहला वाला, जो B2B सप्लाई करते हैं वो लोग, उसमें जो थी 2-3% की रेवेन्यू आती थी, मतलब इबिटा आती थी, वो कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल लेवल पे इनडायरेक्टली कंपनी यही बता रही है कि अपने को मार्जिन एलिवेशन मिलेगा, अपने को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, हम लोग को प्रोडक्ट मिक्स चेंज मिलेगा, और ऊपर से टेक प्लेटफॉर्म है, डिप्रिसिएशन कुछ नहीं है, खर्चे कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब सस्ते में हो जा रहा है। तो मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इस कंपनी में। और यही बोल रहे हैं, आवर कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली अंडर कंट्रोल बिकॉज आवर एंटायर बिजनेस इज मैनेज बाय टेक प्लेटफॉर्म दैट वी हैव डेवलप्ड दैट कीप्स द डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन वर्क फोर्स टू मिनिमम। वो जो एस्पॉल्ट करके एक नया प्रोडक्ट आया उसमें थोड़ा सा लगता है, बट ओवरऑल लेवल पे काफ़ी अच्छी है। वर्किंग कैपिटल दे भी काफ़ी मस्त चल रही है। तो यही सब चीज़ तो अपने को चाहिए होता है। फिर यहाँ पे देखो उन्होंने बताया वी आर इन द बिजनेस ऑफ फंडिंग द ब्रिज बिटवीन पेबल्स एंड रिसीवेबल। तो क्या होता है कि कभी कभी पैसे लेट आते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, कभी कभी पैसे लेट आ जाते हैं सप्लायर वगैरह से, तो उसके बीच में पैसे को मैनेज करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। इसलिए वी डोंट नीड मच कैपिटल टू ग्रो, बट ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। किसी ने पूछ दिया था कि आपके डेट वगैरह बढ़ गए तो क्या सीन है, तो यही उसका रिप्लाई था कि भाई हम लोग बीच का जो भी 2-4 दिन 10 दिन का गैप होता है उसको हम लोग गैप करते हैं अपने फंडिंग कैपिटल से, बट उसमें हम लोग को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम लोग टेक प्लेटफॉर्म ही है। तो यही है मोटा मोटी कंपनी का ग्रोथ। एंड ये लोग इबिटा गाइडेंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि टॉप लाइन गाइडेंस 40% से नेक्स्ट ईयर ग्रो कर जाएंगे, नेक्स्ट 2 साल से ग्रो करेंगे। सो अब वही सोचा विजिबिलिटी दे रही है कंपनी कि 40% ग्रो करें, हार्डली 1000 करोड़ की, समझो अपना 1000 करोड़ का धंधा करती है साल भर में। तो इतना बड़ा मार्केट है, हज़ारों लाखों करोड़ का मार्केट है। तो ये जस्ट स्क्रैच के बेडली स्क्रैच के सर्विस, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इनका तो महाराष्ट्र में आता है, जैसे हम लोग ने PPT वगैरह में देखा ही था, राइट। तो ये बोल रहे हैं 40% से ग्रो कर रहे हैं। एंड इबिटा भी ग्रो करेगी सिग्निफिकेंटली, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हम लोगों ने जैसे बताया था। तो अभी पूरा ये 8.5% का मार्जिन पे लोग लास्ट ईयर Q1 पे क्लोज किए थे। एंड लास्ट ईयर इन Q1 वी हैड अराउंड 8.5% मार्जिन। अभी मार्जिन कितना चल रहा है अगर आप जाके देखोगे तो अभी मार्जिन अपनी करीब करीब पहुंच गई थी करीब करीब 9% पे, राइट। तो धीरे धीरे मार्जिन भी बढ़ेगी। थोड़ा सा इबिटा भी लोग बता रहे हैं 10 से 10.5% के बीच में आएगा। तो ये ना देखो 8.5 से 10.5 ये दोनों के बीच में काइंड ऑफ अपना मार्जिन बढ़ रहा है। अपनी 40% से काइंड ऑफ टॉप लाइन बढ़ी, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि 50% से अपना पैट बढ़ सकता है, राइट। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल इस बिज़नेस के बारे में। आप कौन कौन लोग बाकी जाके पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने इनके संग कैपेसाइट प्रोजेक्ट के संग पार्टनरशिप किया है, जिससे वही पार्टनरशिप किया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। एंड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उससे हमको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 5-6 हज़ार करोड़ का काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस अदर रेवेन्यू 6,000 करोड़ का रेवेन्यू काइंड ऑफ दिख रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। सो यही काइंड ऑफ एक ग्रोथ ड्राइवर है।
ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग इन द वेरी गुड डायरेक्शन। वैल्यूशन एक्सरसाइज अगर कर लें तो इनका कितना 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, इनका प्रॉफिट अभी चल रहा है कितना 60। तो नेक्स्ट ईयर अगर ये ग्रो कर जाते हैं 40-50% प्रॉफिट ग्रो कर लेते हैं तो मेरे को लग रहा है ये 90 से 100 करोड़ कर लेंगे, या चलो 80 से 100 करोड़ का काइंड ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक कैलकुलेशन भी कर ले कि 1000 करोड़ की कंपनी है, उसको अगर मैं डिवाइड करूँ 80 से तो 12 का पी आता है, अगर 100 से डिवाइड करो तो 10 का पी आता है। तो चलो एक 15 का पी ले लेते हैं। 10 से 15 के पी के बीच में एक ऐसा हम लोग को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस मिल रहा है जिसकी ग्रोथ की विजिबिलिटी मैनेजमेंट आगे दे रही है कि करीब करीब 40% आएगी। तो आप सोचोगे कितना काइंड ऑफ एक विन विन अच्छा सिचुएशन बनता है, राइट। तो यही तो मेरे को काइंड ऑफ चाहिए ना अपने बिजनेस में, कि ओवरऑल चीज़ें अच्छी चलती रहे, ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ आते रहे, नंबर्स अच्छे आते रहे, राइट। एंड सिंस वही है ना कि अभी क्या हुआ ना, एक दो क्वार्टर, अब कोई बोलेगा कि भाई ये फिर इतना स्टॉक भाग क्यों नहीं गया, तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी हो सकता है कि इसका मॉडल अभी मार्केट डिस्कवर ना किया हो सकता है कि मार्केट वेट कर रहा हो कि एक दो क्वार्टर और आ जाए, अच्छा आ जाए, फिर मैं बूम इसको घुमा दूंगा, राइट। तो वैसे सिचुएशन चलती है। मेरे को क्या लगता है ना, मार्केट वेट करता है कि तुम 2-3 बार अच्छा एक बार रिजल्ट दिखा दो, तब फिर उसके बाद मुझे मज़ा आएगा, तब मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा सा इसके ऊपर लैडरिंग करूँगा, थोड़ा सा और पिरामिडरिंग करूँगा, राइट। तो वो काइंड ऑफ एक सिचुएशन चलती है। बट ओवरऑल अगर कंपनी को आप जाके पढ़ोगे ना, तो मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगी। एंड अगर आप डीएम वगैरह करोगे तो मैं ये पीपीटी भी दे दूंगा मैंने, जिसमें मार्क वगैरह किया है, कॉन कॉल वगैरह, आप उसको जाके पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। बट हैविंग सेड दैट, इसको एज अ रिकमेंडेशन नहीं लेना। आप चीज़ों को समझो कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लेटफॉर्म बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, कंपनी क्या बोल रही है कि भाई किस डायरेक्शन में हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ लेके आ रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके रख रहे हैं, हम लोग डेटा इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारा एआई यूज़ कर रहे हैं। एआई वाला पार्ट मैंने नीचे कॉन कॉल में कवर नहीं किया, क्योंकि अब एक एक चीज़ करके थोड़ी सारा पढ़ाऊंगा, अभी तो कुछ करोगे जाकर, राइट। बट मोटा मोटी जितना जिस कवर करके मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, डेटा पूरा यूसेज हो रहा है, और ग्रोथ की गाइडेंस भी दिख रही है। यही तो अपने को चाहिए होता है। हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि बिजनेस की समझ आनी चाहिए, जो हम लोग ने समझ लिया। फिर हम लोग को चाहिए होता है कि ग्रोथ कंसिस्टेंटली और प्रेडिक्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो उनको दिख रही है डेटा के थ्रू, राइट। एंड हम लोग को चाहिए कि ऑपरेटिंग लेवरेज, इबिटा मार्जिन बढ़ती रहनी चाहिए, वो सब दिख रही है अपने को, राइट। एंड क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, तो इबिटा वाले पार्ट में होगी। एंड उसके साथ साथ अगर वैल्यूएशन अगर ठीक ठाक मिल जाए, अगर वैल्यूएशन हाई भी मिले तो चलता है, राइट। वैल्यूएशन तो सबसे लास्ट एक्सरसाइज होता है, राइट। तो यही मोस्टली पूरा सिनेरियो है इस कंपनी के बारे में। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई हैव स्मॉल पोजीशन, हैविंग सेड दैट आपको एज अ रिकमेंडेशन नहीं लेना, आपको चीज़ों को पढ़ना है, राइट। तो इसको यहीं तक रखते हैं। एंड मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा स्क्रीन शेयर करके, वीडियो बना के, काइंड ऑफ एक रिव्यू देने का, बिजनेस समझाने का, ताकि ईजी हो जाता है। ये मैं पहली टाइम कर रहा था तो थोड़ा सा मेरे को हिचकिचाहट हुआ, थोड़ा सा मैं देखने विजिबिलिटी नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बना रहा हूँ। बट एक दो वीडियो और बनाने का मैं भी इसमें भी कंफर्टेबल हो जाऊँगा, राइट। तो इसको यहीं तक रखते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी क्वेश्चन वगैरह डीएम हो रहा है तो पिंग करो। एंड येस, आई हैव माई कंसल्टेशन प्रोग्राम एंड ई बुक, यू कैन बाय दैट। लिंक्स वगैरह आपको लिंक्स वगैरह आपको मतलब नीचे मिल जाएंगे, कमेंट्स वगैरह में मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उधर से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इट वुड बी पेड, इट वोंट बी फ्री, बिकॉज आई गिव माई प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी। एंड फ्री में करूँगा तो कोई उसको भाव भी नहीं देता, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं एंड लेट्स मीट सम टाइम लेटर।